नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। मैं हूं नीरज और एक नए फंड और एक नए फंड मैनेजर से आज आपकी मुलाकात होगी। क्योंकि जब बाज़ार बहुत तेज़ी का हो ना तो समझ में नहीं आता कि कहाँ निवेश करें, कौन सा महंगा कौन सा सस्ता। तो एक बेटर तरीका ये होता है कि आप फंड के थ्रू जाएँ और एक फ़ंड ऐसा भी हो जहाँ पे छोटे बड़े हर तरह के शेयर का एक्सपोजर मिले तो और बेहतर होता है। तो इसी तरीके के एक फ़ंड पे हम बातचीत करेंगे, वो है मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड। और इस फंड के बारे में डिटेल से बात करेंगे इसके फंड मैनेजर अजय खंडेलवाल से, और इनके साथ समझने की कोशिश करेंगे कि इस फंड में क्या खूबियां हैं और इसमें क्यों किसी को निवेश करना चाहिए। साथ ही इस वक्त जो मार्केट है उसमें एक फंड मैनेजर की जो दुविधा है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। अजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। धन्यवाद नीरज जी। तो हम लोग इससे पहले कि फंड में डिटेल में जाएं, समझें, थोड़ा सा मार्केट एक दो बार समझते हैं आपसे कि जो तस्वीर दिख रही है मार्केट की, धुआंधार तेज़ी चल रही है, हर तरफ तेज़ी है, छोटे बड़े मझोले सब तरफ के स्टॉक्स में तेज़ी है और अब वो सेक्टर्स भी चल रहे हैं जो अब तक नहीं चल रहे थे। तो आप लोगों का अप्रोच क्या है इससे, मार्केट कैसे मान रहे हैं इसको कि ये क्या हो रहा है मार्केट में? नीरज जी, मार्केट का सबसे इम्पोर्टेंट है देखिए कि इस समय कंपनीज के बिजनेसेस का कैसा एक्सपेक्टेड है परफॉर्मेंस। सो अभी नया क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है एंड जैसा कि एक्सपेक्टेशन है लास्ट 2-3 क्वार्टर से नंबर्स अच्छे रहे हैं। इवन इस क्वार्टर के लिए भी बाय एंड लार्ज कंपनीज के नंबर्स अच्छे होंगे। कुछ सेक्टर्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है बिकॉज जैसे हीट वेव हुआ था, इलेक्शन के कारण थोड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ था, तो वहां पे कुछ सेक्टर्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। बट बाकी अगर देखें कंपनीज का ऑर्डर बुक इनफ्लो कैसा रहा है, एग्जीक्यूशन कैसा रहा है, मार्केट में लिक्विडिटी की कंडीशन कैसी है, सो आई थिंक काफी अच्छा है। रॉ मटेरियल प्राइसेस भी स्टेबल रहे हैं, सो मार्जिन वाइज भी बिजनेसेस बेटर करेंगे। एंड अभी तक आप जैसे प्री क्वार्टरली रिजल्ट्स जो भी आए हैं अभी तक आप देखेंगे, चाहे वो अपैरल कंपनीज का एसएसजी ग्रोथ हो, बैंक्स की लोन ग्रोथ हो, सो क्लियरली इंडिकेशंस हैं कि मार्केट का परफॉर्मेंस, बिजनेसेस का परफॉर्मेंस स्ट्रांग है एंड वही नीरज जी मार्केट के रिटर्न्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आप लोगों को थोड़ी सी इसमें दुविधा नहीं होती कि सब वैल्यूएशन लिहाज से बहुत महंगे हो गए हैं? इवन जो आईटी वाले स्टॉक्स थे अब तो वो भी खूब चलना शुरू हो गए हैं। तो फंड मैनेजर का नज़रिया जो होता है वो थोड़ा सा होता है कि सस्ता मिले और अच्छा मिले, वैल्यू बाइंग की जाए, लेकिन अब इस समय तो बड़ी मुश्किल हो रही होगी। तो वापस अगर इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें और सिंपल ढंग से देखें कि आज मेरा अर्निंग का क्या एक्सपेक्टेशन है और वैसे उसी के अकॉर्डिंगली कंपनीज कैसा कर रही हैं, तो फिर काफी आसान हो जाता है। आज अगर अर्निंग एक्सपेक्टेशन फॉर एग्जांपल सपोज करिए निफ्टी का, जैसे लार्ज सेक्टर्स का ले लें, बैंक्स है, आईटी है, स्टेपल्स है, वहां पे बिटवीन 5 to 15% का अर्निंग एक्सपेक्टेशन, तो वो एक्सपेक्टेशंस लिमिटेड हैं एंड ऐसे में अगर एनवायरनमेंट में आपका डिमांड अच्छा है तो क्लियरली वो अर्निंग्स बीट होगा। सो हम इसको एकदम सिंपल रखते हैं, वी ट्राई टू सी कहाँ बिजनेसेस में अर्निंग बेटर है, जो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा डिलीवर कर सकता है, सो वी फोकस ऑन दैट एंड उसके बाद फिर आसान हो जाता है सब। ओके, एक सवाल और उसके बाद फंड पे चलते हैं। हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे प्रमोटर्स ने अपने स्टेक बेचे हैं। हो सकता है वो तेज़ी का फ़ायदा उठा रहे हैं, हो सकता है वो उनको कैपिटल मिल रही है तो फिर आगे वो कहीं डिप्लॉय करें। रीजंस क्या है नहीं पता लगते हम लोगों को, लेकिन एक बहुत लंबा ट्रेंड, मतलब इस साल में ख्याल में करीब 60-65 हज़ार करोड़ की सेलिंग की है प्रमोटर्स ने। आप लोग इसको कैसे एनालाइज करते हैं, ये क्या होता है, किस तरह से इसको समझना चाहिए? तो नीरज जी, इसका देखिए कोई एक आंसर तो है नहीं, बट आज आप प्रमोटर्स के एंगल से सोचेंगे, वो जब कुछ भी स्टेक सेल करते हैं तो वो काफी लॉन्ग टर्म का व्यू लेते हैं, अनलाइक कुछ मार्केट पार्टिसिपेंट जहाँ पे हम लोग थोड़ा नियर टर्म, मीडियम टर्म का देखते हैं। तो आज व्हेन दे आर सेलिंग, ऐसा नहीं कि आज वो दे आर टेकिंग बेनिफिट ऑफ इमीडिएट नियर टर्म प्राइसेस, क्योंकि अगर उन्हें लगता है कि ये बिजनेस में ग्रोथ है तो उसके लिए आपको कैपिटल चाहिए। नाउ देयर आर 2 वेज, आप कैपिटल के लिए या तो आप बैलेंस शीट के थ्रू फंड करिए या आप इक्विटी रेज कर लीजिए। सो क्या इस समय क्योंकि प्रॉब्लम्स रहे हैं लास्ट 3-4 साल में, जबकि कैपिटल का थोड़ा प्रॉब्लम था, तो इस समय टेंडेंसी है बिजनेसेस का कि जहां भी है वो बैलेंस शीट को लेवरेज नहीं कर रहे हैं,
वो कोशिश कर रहे हैं कि आज वो कैपिटल अगर मुझे विदाउट लेवरेजिंग बैलेंस शीट मिल जाए तो वो प्रेफरेंस वही है। सेकेंडली क्या है कि एक और चीज है जो कि क्योंकि मार्केट में देखिए फ्लोज इंप्रूव हो रहे हैं, मार्केट डीपन हो रहा है, ऐसे में अगर आपका फ्लोट कम है किसी भी स्टॉक में तो आपका राइट वैल्यू डिस्कवरी नहीं होता है। तो दैट इज अनदर रीजन कि वहां पे थोड़ा सा प्रोमोटर्स टू इम्प्रूव लिक्विडिटी भी मार्केट में इस समय थोड़ा आ रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि लास्ट 2-3 साल में जितने भी स्मॉल कैप आईपीओज हुए हैं उसमें से ऑलमोस्ट 60% आईपीओज में सेकेंडरी रेज है, प्राइमरी नहीं है। मतलब कि कंपनीज को इतना कैपिटल की जरूरत नहीं है, बिजनेसेस अपने आप में सफिशिएंट है टू जनरेट टू जो भी ग्रोथ प्लान्स हैं to fund their growth, they are able to generate enough resources. So normally businesses are healthier, cash flow generation improve हुआ है, and I think promoters are also understanding this कि at this point in time अगर leverage ना करें, use equity as your currency, तो वो growth को भी कहीं ना कहीं fund कर सकते हैं without leveraging. So this is combination of all these 2-3 things. ओके, चलिए अब बातचीत करते हैं लार्ज एंड मिड कैप फंड के बारे में, जो एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि इसमें से नाम से पता चल रहा है कि लार्ज एंड मिड कैप दोनों होंगे। तो अजय जी, आप मुझे इसका कॉन्सेप्ट समझाइए कि जब आप लोगों ने इसको शुरू किया तो क्या सोच थी आपकी कि ये इस तरह के फंड की क्या विशेषता होती है? सो नीरज जी, लार्ज एंड मिड कैप में क्या है, एक अच्छी बात यह है कि इन्वेस्टर के लिए आपको एक्सपोजर मिल रहा है लार्ज कैप का विच इज 35% प्लस, मिड कैप भी उसमें 35% प्लस होता है, एंड रेस्ट जो बाकी का 30% है यू कैन डिप्लॉय इन ईदर लार्ज, मिड और स्मॉल। सो हमारा एंडेवर ये रहता है कि हम जो भी सेक्टर्स हमें पसंद हैं वहां पर वी ट्राई टू पिक द बेस्ट नेम्स एंड एक अच्छा 30 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाते हैं। एंड अगर आपको कंसिस्टेंट रिटर्न देना है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है पोर्टफोलियो का कि उसका अर्निंग है, उसका क्वालिटी ऑफ बैलेंस शीट, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल, वैल्यूएशन, वो इंडेक्स से अगर आप कंसिस्टेंटली बेटर रख रहे हैं अपने पोर्टफोलियो का तो आपका परफॉर्मेंस अपने आप ही स्टेबल रहता है। सो यहाँ पर इन्वेस्टर्स को एक्सपोजर मिलता है एक तो तीनों सेगमेंट्स का, दूसरा क्या है कि बिकॉज हमारे लिए अच्छी बात है कि वी रन अ 30 स्टॉक पोर्टफोलियो, तो ऐसा नहीं कि ओवरली डाइवर्सिफाइड है या कॉन्सेंट्रेटेड है। सो हमारा अलोकेशन भी आप देखेंगे तो किसी भी स्टॉक में 2 to 6% होता है। एंड अर्निंग अगर मैं देखूंगा इंडेक्स की, जैसे इंडेक्स की अर्निंग सपोज 16-17% है, हमारा अर्निंग ऑलमोस्ट 25% प्लस है। सिमिलरली रिटर्न ऑन इक्विटी इंडेक्स का 17% है, हमारा 19% है। इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन अगर मैं प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ देखूं तो इंडेक्स का 1.4 है, हमारा 1.5 है। सो व्हाट वी आर डूइंग इज इस स्कीम के थ्रू वी आर गिविंग अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 3 कैटेगरीज at a very, and the portfolio is delivering higher earning at a reasonable valuation. So इसमें क्या कहीं भी market volatility हो तो we adjust the उसमें market cap basis पे we adjust our portfolio allocation and we are able to take right sector calls, उसमें right stock allocation करके एक अच्छा portfolio होता है जो कि stable performance देता है। जी अजय जी, क्या ये मानना ठीक है कि इस फंड में लार्ज कैप का रोल बैलेंसिंग एक्ट के लिए है और मिड कैप से एक्चुअल में पैसे बनाने, वेल्थ क्रिएट करनी है? लार्ज कैप इसलिए रखा है कि बैलेंस बना रहे। तो जी अगर आप लार्ज कैप भी देखेंगे, जैसे लास्ट अगर 1 साल में देखेंगे, अभी टेलीकॉम के मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स तो लार्ज कैप ही हैं, बट आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो क्या है, अगर इफ वी आर एबल टू फाइंड इंडस्ट्रीज जहां पे टर्न अराउंड है, जैसे ऑटो है, ऑटो के स्टॉक्स देखेंगे, बैंक्स में कुछ देखेंगे, वहां पर हमारा मिड कैप एक्सपोजर। सो हमारा क्या, क्योंकि ग्रोथ ओरिएंटेशन है, सेक्टर में हम लोग ये देखते हैं कि कहाँ किस सेक्टर में अर्निंग आ रहा है चेंज, एंड फिर उस हिसाब से एलोकेशन लेते हैं। तो हमारे पास लार्ज कैप बैंक्स नहीं, क्योंकि अर्निंग ग्रोथ मिड कैप बैंक्स में ज्यादा है, बट बाकी के सेक्टर्स में देखेंगे जहां पर हमें लगता है कि वहां पर अर्निंग ग्रोथ ज्यादा है, वहां पर हमने लार्ज कैप लिया है। और अगर कोई सेक्टर्स है जहां पर अर्निंग ग्रोथ और सेक्टर का रिप्रेजेंटेशन ही केवल स्मॉल और मिड कैप कैटेगरी में ज्यादा है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में मोस्टली आप देखेंगे, सो वहां पर फिर हमारे पास मिड और स्मॉल कैप्स हैं। सो हमारा पहला पॉइंट जो होता है वो होता है कि अर्निंग ग्रोथ कहां पर बेटर आ रहा है, एंड आप वैसा कंपोजिशन करिए पोर्टफोलियो का।
ओके, क्योंकि जो टॉप होल्डिंग्स हैं आपकी, उसमें मैं देख रहा था कि ज़्यादातर आपने मिड कैप की तरफ फोकस किया है, हालांकि बहुत राइजिंग सेक्टर है वो। सो सर देखिए यहाँ पे क्या होता है, दो चीजें हैं, एक तो आप अलोकेशन बनाते हैं और दूसरा जब आपका प्राइस अप्रिसिएशन होता है। सो मिड कैप स्मॉल कैप का आप जैसे परफॉर्मेंस देखेंगे लास्ट 1 ईयर का, क्लियरली वो आउट परफॉर्मेंस है। सो वो वन इज कि आपका अलोकेशन कितना है, वो आफ्टर अप्रिसिएशन अपने आप ही अलोकेशन बढ़ जाता है उसका। एंड अर्निंग ग्रोथ वाइज भी आप देखेंगे, क्योंकि देयर इज डिफरेंशियल, आज लार्ज कैप का अर्निंग ग्रोथ 14-15% एक्सपेक्टेड है, मिड कैप का से अराउंड 22-23% है, स्मॉल कैप का 25-27% है। सो इसीलिए वो अलोकेशन का डिफरेंस थोड़ा सा वेटेजेस में दिखता है। जी, अच्छा, आपके जो टॉप होल्डिंग के सेक्टर्स, थोड़ा उस पर बात करते हैं। सर्विस, कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल टाइप में है, तो मुझे कैपिटल गुड्स में थोड़ा पहले बात करनी है। कैपिटल गुड्स सेक्टर एक ऐसा है जिसने बहुत राइज किया, और अगर आप क्रेडिट ग्रोथ से उसको जोड़ के देखें तो वो सबसे ज़्यादा उसमें बेनिफिशियल था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है शायद पीक आउट हो रहा है। क्या ये फीलिंग सही है? नीरज जी, आज भी अगर आप कंपनीज का ऑर्डर इनफ्लो देखेंगे तो वो एक्चुअली और एक्सेलरेट हो, विजिबिलिटी और इम्प्रूव हो जा रही है। सो सी, हम क्या है कि एवरी क्वार्टर हमें ट्रैक करना पड़ता है कि ऑर्डर इनफ्लो, बिजनेस इंक्वायरीज कैसा मूव कर रहे हैं। सो इस सेक्टर में एक्चुअली पहले क्या था कि अभी आप जैसे कंपनीज का देखेंगे, पहले वो 2-3 साल का ऑर्डर बुक की बात कर रहे थे, अभी वो 5-5 साल का ऑर्डर बुक की बात कर रहे हैं। सो एक्चुअली विजिबिलिटी और इम्प्रूव होता जा रहा है, साइज ऑफ ऑर्डरिंग भी इम्प्रूव होता जा रहा है। सो क्लियरली आई थिंक अभी इट इज टू अर्ली टू से कि ये यहाँ पर ऑपरेशनली आपको चैलेंजेस आने लगेंगे और नंबर्स में स्लो डाउन दिखने लगेगा। सी, स्टॉक प्राइस इज अ डिफरेंट थिंग, बट एज फार एज वी आर कंसर्न, वी ऑलवेज लुक एट कि आज ऑपरेशनली अगर चीजें इंप्रूव हो रही हैं तो कभी भी स्टॉक डीरेट नहीं होते। At best आपका stock return would be equal to your earning return, but with improving visibility you don't expect stocks to derate. So I think that is what a base case assumption should be, कि earning growth का return at least that should come in this sector. राइट। अच्छा, इसके अलावा जो सर्विसेज वाला सेक्टर है, देखिए एक मैं कॉन्टेक्स्ट इसलिए ले रहा था इन दोनों में कि पिछले कुछ समय कुछ समय से मतलब 1-2-3 महीनों से 4 महीनों से आप देखें तो जो इकॉनमी हमारी चल रही है उसमें कंसंट्रेशन की एक प्रॉब्लम लगती है, ऐसा कि चीज़ें बहुत कंसंट्रेट हो रही हैं, वाइड स्प्रेड नहीं है। जैसे एफएमसीजी वालों की कमेंट्री सुनो तो वो तो मतलब पिछले 3-4 साल से वो कभी खुश दिखे ही नहीं मेरे को। तो ये सर्विस सेक्टर में हो या बहुत लार्ज वाली इंडस्ट्रीज़ में हो, वो एक कंसंट्रेशन जैसी फीलिंग आती है कि क्या वहाँ पे जाके इकॉनमी रुक रही है। तो जो सर्विसेज आप ले रहे हैं वो बहुत वाइड स्प्रेड है। तो सेक्टोरल चर्निंग में आपको प्रॉब्लम दिख रही है, या आपको लगता है कि नहीं अभी सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा 6 महीने पहले चल रहा था? नीरज जी, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। हम लोग भी पूरे टाइम ऐसे ही सोचते हैं कि कहाँ चेंजेस हो रहे हैं। सो आप जैसे जो आपने बताया कि चेंजेस हो रहे नहीं हैं, तो आई थिंक क्लियरली साइकिल्स ना सेक्टर में रोटेशन प्लस जो चेंज इन बिजनेस फंडामेंटल्स है वो फास्ट तो हो ही रहा है। जहां तक आपने एफएमसीजी की बात किया, वहां वॉल्यूम ग्रोथ अभी भी थोड़ा सा वीक है, बट आप थोड़ा सा स्टेबल्स एफएमसीजी वो जो है जो डिस्क्रिशनरी मोर टुवर्ड्स जैसे देखेंगे कि सिक्लिकल, थोड़ा रूरल सेंट्रिक थे, थोड़ा सा अगर उनका समर पोर्टफोलियो हैवी था, आप देखेंगे वहां पर नंबर्स में इंप्रूवमेंट आने लगा, 2 व्हीलर्स के नंबर में इंप्रूवमेंट आने लगा। जब हम एग्रो केमिकल कंपनी से बात कर रहे हैं तो वहां पर क्योंकि वहां क्या है थोड़ा इंपोर्ट का इशू होता है, बट जनरली आई थिंक डिमांड में वहां पर भी इंप्रूवमेंट, ग्रीन शूट दिखने लगे। एंड कंसिडरिंग बजट एक्सपेक्टेशन भी अब ऐसा है कि थोड़ा सा फोकस होगा टुवर्ड्स मास इकोनॉमी, थोड़ा रूरल एग्री के लिए, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए। सो वहां पर अभी डेटा में आई वुड से कि इनिशियल स्टेजेस हैं जहां पर चेंजेस दिखने लगे। जैसा आप देखेंगे लोअर टिकट साइज अपैरल कंपनीज के नंबर्स काफी अच्छे हैं, so that tells you कि there are things which are reviving in rural, lower discretionary price point products में, but we still have to see. I think in couple of months things will be more clearer. So जो sectors
नहीं अच्छा कर रहे थे, आप देखिए सडनली दे हैव स्टार्टेड डूइंग वेल स्टॉक प्राइसेस वाइज। अजय जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की, बहुत एक पहेली टाइप की है ये कि टू व्हीलर ने वाकई ग्रोथ दिखाई है, स्टॉक प्राइस में तो कम से कम दिखाई है, भले ही अभी नंबर 2019 के तरफ लेवल नहीं पहुँचे, लेकिन एफएमसीजी से वो कनेक्ट नहीं बन रहा। मुझे बहुत, मैं कई बार सोचता हूँ कि अगर 100 सीसी की 110 सीसी की बाइक बिक रही है तो एफएमसीजी का माल क्यों नहीं बिक रहा है? क्या सेक्टर में प्रॉब्लम है या कंपनियों की अपनी ट्रैकिंग में प्रॉब्लम है कि शायद रूरल आ तो रही लेकिन वो लोग कैप्चर नहीं कर पा रहे उसको? आपको कुछ ऐसा समझ में आता है क्या? तो सर देखिए, दो चीजें यहाँ पे, एक तो क्या होता है, थोड़ा डाउन ट्रेडिंग भी होता है, तो उसमें एफएमसीजी के ब्रांडेड में आज वो थोड़ा सा, अगर आपका बिजनेस कम आया डाउन ट्रेडिंग के कारण, तो वो थोड़ा ब्रांडेड प्लेस में कम दिखता है। दूसरा क्या है कि सर बॉटम ऑफ द पिरामिड में इन्फ्लेशन के कारण डिस्क्रिशनरी स्पेंड कम हुआ ही था, इसीलिए आई थिंक वो प्रेशर है। बट जैसा कि मैंने बताया कि अगर जैसे मॉनसून में थोड़ा सा ईज ऑफ होता है, उसके कारण लिक्विडिटी थोड़ा इम्प्रूव होता है, थोड़ा सा, मैं लास्ट 2-3 साल में सर, लास्ट 2-3 महीने में थोड़ा सा और भी प्रॉब्लम एग्रीवेट हुआ था, जो इवन एमएफआई के नंबर्स में भी हमें दिख रहा है। बट आई थिंक यहाँ पर थोड़ा, एज आई सेड, अर्ली स्टेजेस हैं। एटलीस्ट आप देखेंगे कि एक समर प्रोडक्ट कंपनी का तो नंबर्स में इंप्रूवमेंट दिख ही रहा है, चाहे वो भी डिस्क्रिशनरी है स्टेपल्स में। सो वैसा ड्यूरेबल्स में देखिए आप, ड्यूरेबल्स में क्लियरली इंप्रूवमेंट है, बट जैसा आपने बोला कि स्टेबल एफएमसीजी के कंपनीज में अभी भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की जरूरत है सर। वो अगर वैसा आने लगा तो मार्केट को नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा फिर। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब लौट के आएंगे तो कुछ सेक्टर्स की चर्चा करेंगे जिन पर नजर है इस फंड की और इस फंड मैनेजर की। एक बार फिर से स्वागत है आपका फायदेमंद फंड में, और आज हम बातचीत करें मोतीलाल ओसवाल लार्ज और मिड कैप फंड में। और अजय जी से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें बैलेंस कैसे बनता है, कि क्या कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो बहुत महंगे हो गए हैं तो चर्निंग की ज़रूरत है। अच्छा अजय जी, एक चीज़ समझाइए, जो बहुत तेज़ी से एक सेक्टर आजकल चल रहा है वो है डिफेंस, और आपके पोर्टफोलियो में एक ही स्टॉक में ढूंढ पाए जो दिख रहा सीधे डिफेंस प्ले, बाकी तो मतलब उसमें हम लोगों को समझ में नहीं आता कि रोज़ खबर आती, रोज़ ऑर्डर आता है और स्टॉक्स धुआंधार चल रहे हैं। कई लोगों ने तो फंड ही लॉन्च कर दिया इसके। तो आपको लगता है कि आप थोड़ा अंडर एलोकेटेड डिफेंस सेगमेंट में? सो सर, हमने भी अपना एलोकेशन ऐड किया है, एंड सी डिफेंस में अगेन इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि वन इज आपका कैपेबिलिटीज इंप्रूवमेंट कैसा हो रहा है। सो जैसे अगर आज कुछ बिजनेसेस जहां पे एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक इंप्रूव हो रहा है, अभी एक्सपोर्ट का बिजनेस इज नॉट अ नॉमिनेशन बिजनेस, सो वहां पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है एज इन्वेस्टर्स की यस हमारा स्किल सेट इंप्रूव हो रहा है। सिमिलरली जैसे जैसे ऑर्डर फ्लो कंटेंट अपना बेटर होता जा रहा है, तो वो डिफेंस का एज यू से कि क्योंकि काफी डिपेंडेंसी है ऑन गवर्नमेंट, तो वहां पे वो थोड़ा सा एक डाउट हमेशा रहता है कि कुछ भी अगर चेंज हुआ, लोकेशन चेंज हुआ, डिले हुआ इन एग्जीक्यूशन, तो वो आपको इमीडिएट नंबर्स में भी उसका इम्पैक्ट आएगा। सो स्टिल डेटा इज ट्रैकिंग वेल सर, आई वुड से कि ऑर्डर बुक है, इंडिजिनाइजेशन है, इंपोर्ट रिडक्शन है, all those things I think are happening, and even for us we also have a decent defense का allocation। अभी और बढ़ाएंगे आप डिफेंस में लोकेशन, कि जितना है उतना काफ़ी है? सर अगेन देखिए, वी आर एंटरिंग इनटू नाउ रिजल्ट सीजन, सो इसमें क्या है, एक बार वापस रिजल्ट सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो जनरली वी विल गेट मोर ट्रेंड्स के क्लैरिटी। Even we have launched a passive defense fund, so that also is doing well. So we are bullish on it. It's just that कि सर क्या होता है, आज 30 स्टॉक पोर्टफोलियो में I have to see my allocation, and कहाँ पर मुझे लगता है कि कितना बाइनरी रिस्क हो सकता है, तो वो क्योंकि एज अ रिस्क मेजर ऑल्सो डिफरेंट पोर्टफोलियोज में आपको देखना होता है किस तरह के नाम हैं, एंड ऐसा ना हो कि आपका रिस्क एलोकेशन बढ़ जाए। सो फ्रॉम रिस्क एलोकेशन पर्सपेक्टिव ऑल्सो वी थिंक कि एक पोर्टफोलियो वेल डिवर्सिफाइड और रिस्क बेसिस पर रिटर्न कैसे बेटर डिलीवर कर सकता है, सो उस बेसिस पे भी पोर्टफोलियो कंपोजिशन करते हैं। थोड़ा सोच विचार के करना पड़ेगा, क्योंकि डिफेंस वाकई एक बड़ी ऐसी थीम बन गई है जिसमें इतने ऑर्डर्स मिल रहे हैं कि वो, मुझे तो कई बार लगता है कि वो कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और
खैर एनीवे सर, ये बताइए अजय जी कि इस वक्त एक सेक्टर की बड़ी चर्चा हो रही है, वो है केमिकल का। लोग कह रहे हैं कि केमिकल प्राइसेस बॉटम आउट हो गए हैं, डी स्टॉकिंग ख़त्म हो गई, चाइना अभी अभी है थोड़ा एग्रेसिव है वो, और लोग कह रहे हैं कि अब वहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं। आप लोगों को लगता है कि केमिकल सेक्टर एक अच्छा सेक्टर बन रहा है, मौके हो सकते हैं वहाँ पे? तो सर केमिकल एक्चुअली केमिकल सेक्टर हमें भी काफी पसंद है, बट वहां पे प्रॉब्लम क्या हुआ है, वन इज की जैसे आपने बताया चाइना में कैपेसिटी इंक्रीज हुआ है विच इज ट्रू, एंड सेकेंडली क्या है, यूएस ने थोड़े से रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे चाइना में, तो वहां पे थोड़ा सा उसके कारण भी सप्लाई चेन का चेंजेस हुए थे। एंड लास्टली क्या है कि लॉजिस्टिक्स का इशू भी है, थोड़ा सा रेड सी वगैरह का भी इशू चल रहा था। तो ये पूरा लास्ट 2 साल में अगर आप देखेंगे तो काफी प्राइसेस रॉ मटेरियल बल्क कमोडिटीज के काफी बढ़ गए थे। उसके कारण स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज के मार्जिन्स काफी कम हो गए थे। बट नाउ वी आर सीइंग कि अगेन अर्ली डेज, अभी ऐसा डायरेक्ट इम्प्रूवमेंट नहीं है, बट द नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग टू कंपनीज द फील इज कि ये एटलीस्ट बॉटम आउट हो गया है, प्राइसेस स्टेबल हो गए हैं बिकॉज ऑफ सम ऑफ दीज लॉजिस्टिक्स। क्योंकि क्या है सर, आज भी चाइना का लैंडेड कॉस्ट इंडिया में काफी सारे कमोडिटीज में स्टिल 10 to 20% चीपर होता है। सो उसमें क्या है कि वहां पर व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज कि आज आपका लैंडेड कॉस्ट लॉजिस्टिक्स को मिला के कैसा है, एंड प्राइसिंग मूवमेंट कैसा हो रहा है, स्टेबल है कि नहीं है। सो एंड इफ आई हैव टू लुक एट द एंड यूजर इंडस्ट्री फॉर केमिकल्स, जो कि लार्जली आप देखेंगे फार्मा है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, इस तरह की इंडस्ट्रीज है जो कि स्टेबल है, जनरली स्टेपल्स हैं, एफएमसीजी हैं, वहां पर ग्रोथ ऐसा नहीं है कि वहां पर ग्रोथ बहुत चेंज हुआ है। सो आपका योर डिमांड इज स्टिल स्टेबल whereas your supply has seen lot of changes. So when we are talking to companies, we are seeing कि price stable होता जा रहा है, but अभी भी जैसे ग्रोथ के लिए जो वॉल्यूम ग्रोथ चाहिए वो अभी भी थोड़ा सा टाइम है उसमें से। ओके अच्छा, एक सेक्टर है आईटी जहाँ पे आपके हिसाब से बड़ा सूटेड बनता है। लार्ज कैप भी बहुत हैं, मिड कैप भी बहुत हैं। लार्ज नहीं चला लेकिन मिड कैप ने बहुत तोड़फोड़ दे दी, लेकिन टॉप 10 में उसमें आपने किसी को नहीं रखा। तो सर आईटी अगेन सी आप देखेंगे तो हमारा मिड कैप फंड में आईटी का काफी एलोकेशन है। लार्ज एंड मिड कैप में हमारा आईटी का एलोकेशन थोड़ा कम है, यू आर राइट, क्योंकि क्या है वहां पर जो पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्ट है उसमें अर्निंग ग्रोथ अगर आईटी का देखें तो लार्ज कैप का बिटवीन 5 to 7% होगा, बट देयर आर फ्यू नेम्स जहां पर दे कैन डिलीवर 15 to 20% प्लस अर्निंग ग्रोथ। सो वहां पर वी हैव एडेड टू आवर एलोकेशन। सो आईटी का वेट हमने बढ़ाया है सर, बट अगेन वहां पे काफी स्टॉक स्पेसिफिक एलोकेशन है सर। क्योंकि जो टॉप वाले हैं वो तो बिल्कुल 4-5% की ग्रोथ पर अटक गए हैं, उसमें कोई उम्मीद भी लगती नहीं साल 6 महीने। लेकिन जो मिड कैप वाले हैं ना, उसके नीचे वाले 2-4 बड़े फैंसी टाइप के नाम है, वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, होपफुली शायद में करें। एक लास्ट क्वेश्चन सर, क्या आपको लगता है कि चूँकि हमने देखा था कि बहुत अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स आप लोगों ने चुने हैं और उन सब ने बहुत अच्छे अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं, तो क्या पोर्टफोलियो लेवल पे वैल्यूएशन काफ़ी रिच हो गए? सर जैसा मैंने बताया आपको कि हम लोग हमेशा देखते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन विज़ावी इंडेक्स कैसा है, उसका रिटर्न ऑन इक्विटी विज़ावी इंडेक्स कैसा है। सो एंड जहां पर भी हमें लगता है कि किसी स्टॉक का सपोज करिए मार्जिन पीक मार्जिन हो गया है, पीक मल्टीपल आ गया है, वहां पे लगता है कि अभी स्टॉक में रिटर्न डिफिकल्ट है, तो हम थोड़ा सा उसको चर्न करते हैं, पोजीशन कम करते हैं, नए आइडियाज को लेके आते हैं। सो ये जो पोर्टफोलियो का ऑलवेज बिकॉज वी हैव अ 30 स्टॉक पोर्टफोलियो, हम हमेशा अपने पोर्टफोलियो को वी ट्राई टू मेक श्योर कि इसमें बेस्ट आइडियाज हों। सो इसीलिए आप देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा चर्न होता रहता है पोर्टफोलियो में, एंड जहां पे लगता है कि जैसा आपने बोला कि स्टॉक चल गए हैं, पीक मल्टीपल है, वो सब पोजीशंस हम लोग एग्जिट कर देते हैं। एंड जहां पर नए आइडियाज हैं जो कि रीजनेबली वैल्यूड हैं, जहां पे अर्निंग ग्रोथ विजिबिलिटी बेटर है, कॉन्फिडेंस आता है, सो वी ऐड टू दोज एलोकेशंस। सो इसीलिए सर पोर्टफोलियो हमेशा आप देखेंगे कि बैलेंस पोर्टफोलियो होता है विद राइट अर्निंग प्रोफाइल एंड राइट बैलेंस शीट। ओके, ये 30 नंबर आपने रखा है, ये रेगुलेटरी है? क्योंकि मुझे लगता है कि प्रॉब्लम ऑफ प्लेनिटी होगी आपके सामने। नहीं सर, देखिए यहाँ पर आप मोती का फिलॉसफी भी अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि वी ऑलवेज से इट्स की डाइवर्सिफिकेशन ओवर डाइवर्सिफिकेशन डजंट हेल्प।
So in any of our schemes, you will see we have 30 to 35 stock portfolios. That's it. एंड उससे क्या होता है सर, एक फंड मैनेजर को आज कभी भी कोई स्टॉक ऐड करना है तो आप हमेशा अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो से कंपेयर करके देखते हैं कि इसमें क्या वो सारे अच्छे स्टॉक हैं जो मैं चाहता हूं, और इफ आई हैव अ आइडिया व्हिच इज बेटर देन माय एग्जिस्टिंग नेम्स, तो उससे क्या पोर्टफोलियो का हेल्थ हमेशा अच्छा रहता है। लेकिन आजकल मतलब 30 तो बहुत कम हो गया, क्योंकि इतने पेपर्स आ चुके हैं और गुड क्वालिटी के आ गए हैं। तो पहले हम लोगों को बताया था कि A4 साइज़ में जितने नाम लिख सको आप ठीक से उतना ही बड़ा पोर्टफोलियो होना चाहिए। लेकिन अब ऐसा लगता है कि नहीं यार, नाम बहुत आ गए, थोड़ा ज़्यादा हो सकते हैं। क्या ये ऐसा लगता है, या नहीं इतना फोकस्ड है, इतना काम करना चाहिए कि 30 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए? सर यहाँ पे क्या होता है, देखिए हम लोग, बिकॉज आप कहीं भी देखेंगे कि एएमसी में डिफरेंशिएशन क्या है, हम लोग काफी ग्राउंड वर्क करते हैं, एनालिस्ट प्लांट विजिट काफी करते हैं, मैनेजमेंट मीटिंग्स, चैनल चेक्स, एक्सपर्ट्स के साथ बात, तो उससे क्या होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस जनरली हाई होता है। इफ वी हैव वर्कड ऑन ईच स्टॉक, वी नो दैट वी हैव डन इनफ वर्क, एंड हम लोग साइकिल में थोड़ा पहले होते हैं मार्केट से, इसीलिए वो प्राइस अप्रिसिएशन दिखता है, हमें रीजनेबली प्राइस स्टॉक्स मिल जाते हैं। So when we have done the hard work, generally we try to make at least a 2% allocation. But given the mandate, for example, large and mid cap, we don't go beyond 6%, sir, given the nature of the scheme. So instead of running a long portfolio, जहाँ पे आप पे 0.2, 0.3% allocation है, generally we look at कि at least if you have done enough work, you have confidence in the name, at least have a 2% allocation, and उसके बाद फिर आपको जैसे जैसे और comfort आता है, then you add to. जी, तो अजय जी से बात करके बहुत मज़ा आया। दर्शकों के लिए मैं क्विज़ छोड़ता हूँ। इनके पोर्टफोलियो में एक स्टॉक है, जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ थी तो ये लोग उसके पक्ष में थे और बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है उस स्टॉक ने। नाम मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग सब ओपन है, आप लोग देखिए, क्विज़ है ये, पता करिए, बहुत मज़ा आएगा आपको। अजय सर, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और बहुत टेढ़े मेढ़े सवाल मैंने आपने से पूछे, लेकिन आपने बहुत सफाई से उनका जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत शुभकामनाएं आपको इस फंड के लिए। Thank you, sir.